नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 अगस्त 2025 आज शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में लिवासा हॉस्पिटल मोहाली ने वर्ल्ड लंग कैंसर डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लिवासा हॉस्पिटल मोहाली में पल्मोनरी मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सोनल ने कहा कि कैंसर से होने वाली सभी मौतों में से हर 5 में से 1 मौत लंग कैंसर के कारण होती हैं। उन्होंने बताया कि लंग कैंसर दुनिया भर में सबसे आम कैंसर है। वर्ष 2022 में इसके 24 लाख मामले सामने आए। चीन, अमेरिका, जापान और भारत लंग कैंसर में सबसे ज़्यादा मामलों में शीर्ष 4 देशों में शामिल हैं। आओ देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सोनल को कि वो गो थ्रू करें एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा सब कुछ बताने के लिए। डॉक्टर सोनल प्लीज। इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। लंग कैंसर डे इस वजह से मनाया जाता है या किसी भी बीमारी के लिए जो एक दिवस हम मनाते हैं वो इस चक्कर में मनाया जाता है ताकि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो कॉमन पीपल है, उनके लिए हम उनमें अवेयरनेस जनरेट कर सकें कि बीमारी किस प्रकार की होती है, उसको जल्दी कैसे डायग्नोज कर सकें और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे प्रिवेंट कर सकें और उसका ट्रीटमेंट किस हिसाब से किया जाए। तो आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं एंड स्टार्टिंग विद माय प्रेजेंटेशन। टुडे इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे और इस साल की लंग कैंसर डे की जो थीम है दैट इज ब्रेकिंग द बैरियर्स बाय अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग इक्वल केयर टू द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि जो केसेस जो एट रिस्क पेशेंट्स हैं हम वो आइडेंटिफाई करें एंड उनकी टाइमली स्क्रीनिंग हो जाए। इवन इफ द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन हाई रिस्क पेशेंट है तो वो हम आइडेंटिफाई करें, उसकी स्क्रीनिंग करें ताकि हमें जल्दी कम स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाए। नाउ कमिंग ऑन टू द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस की लंग कैंसर कितना कॉमन है। पिछले कुछ सालों में लंग कैंसर के केसेस जो है वो काफी बढ़ गए हैं। पहले ये होता था कि ये मेन में ज्यादा कॉमन था, फीमेल में कम कॉमन था, बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन लाइफस्टाइल आजकल स्मोकिंग हैबिट्स जो हैं दे आर कॉमन अमंग्स बोथ मेन एंड फीमेल, तो कोई उसमें जेंडर वेरिएशन नहीं है। इस कारण से जो कैंसर है, लंग कैंसर के केसेस हैं दे आर राइजिंग इन वुमेन एज वेल। लंग कैंसर जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड एंड देयर आर अराउंड 2.4 मिलियन केसेस जो डायग्नोज हुए हैं इन ईयर 2022। दिस इज एज पर द वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड रिकॉर्ड फाउंड इन 2020 which was published in 2022. चाइना, यूएस, जापान एंड इंडिया, ये जो कंट्रीज हैं ये टॉप 4 कंट्रीज हैं जहाँ पे लंग कैंसर का इंसिडेंस भी बहुत हाई है और लंग कैंसर से मोर्टेलिटी यानी कि मौतें जो हो रही हैं लंग कैंसर के कारण वो भी बहुत हाई है अमंग्स दीज 4 कंट्रीज। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड साउथ इंडियन स्टेट्स एज इन केरला हो गया या फिर इधर देहरादून साइड, हिमाचल साइड, हरियाणा में लंग कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन स्मोकिंग रिलेटेड हैबिट्स एंड कुछ वहाँ पे सॉइल ऐसी है जिसमें रेडियम कंटेंट ज़्यादा है, उसके कारण भी इन एरियाज में लंग कैंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। देन व्हाट आर द वेरियस रिस्क फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि लंग कैंसर जो है वो सिर्फ स्मोकर्स में ही होगा। स्मोकिंग जो है दैट अकाउंट फॉर 80% ऑफ लंग कैंसर केसेस, बट उसके अलावा इसके और भी बहुत से कारण होते हैं। एक कारण है सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, कि कोई स्मोक नहीं कर रहा है लेकिन आपके घर में कोई स्मोक कर रहा है तो आपका अगर एक्सपोजर है उस चीज को देन ऑल्सो यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी के परिवार में कैंसर चलता आ रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो जेनेटिकली कैंसर के जीन्स उन लोगों में है तो उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है। देन देयर आर सर्टेन डाइटरी सप्लीमेंट्स, बीटा कैरोटीन, जो कि लंग कैंसर डेवलप करते हैं। देन रेडन गैस का एक्सपोजर, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जगहों पे ऐसी मिट्टी है जिसमें रेडन का कंटेंट ज़्यादा है या फिर कुछ जगहें जो लोग माइनिंग एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, शिपयार्ड वर्कर्स हैं
जो इसके साथ इंसुलेटिंग वायर्स जहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इन लोगों का एस्बेस्टोस एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है. दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर. देन रेडिएशन एक्सपोजर की चेस्ट रेडिएशन एक्सपोजर जो है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. इंडियन सिनेरियो में टीबी काफ़ी कॉमन है एंड टीबी की भी एक कॉम्प्लिकेशन वेरी रेयरली बट लंग कैंसर हो सकती है कि लेटर स्टेजेस में अगर टीबी आपके फेफड़े में निशान छोड़ के गई है तो उसमें भी कैंसर डेवलप हो सकता है. देन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर? क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कभी कभी तो पेशेंट अगर लंग कैंसर स्टेज ज़्यादा नहीं है तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है कि कोई सिम्टम ही नहीं है, या फिर पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है, जिस जगह पे रसौली है वहाँ छाती में दर्द हो सकता है, पेशेंट को भूख कम लग सकती है, वजन कम हो सकता है, गलदों में खून आ सकता है, परसिस्टेंट खांसी रह सकती है, सांस की दिक्कत हो सकती है या छाती से शाय शाय की सीटियों की आवाज़ आ रही हो सकती है. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो लंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड है. स्पेशली इन स्मोकर्स अगर ये सिम्टम्स परसिस्टेंट है इवन आफ्टर मेडिकेशन तो द पेशेंट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड फॉर लंग कैंसर. देन कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ लंग कैंसर. लंग कैंसर अलग अलग तरह का होता है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है और उसका प्रोग्नोसिस उसी हिसाब से वेरी करता है कि पेशेंट में ट्रीटमेंट कितना रिस्पॉन्ड करेगा. ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करते हैं तो लंग कैंसर दो तरह का होता है, स्मॉल सेल एंड नॉन स्मॉल सेल. स्मॉल सेल की मात्रा जो है वो 15% केसेस में स्मॉल सेल होता है, बाकी रिमेनिंग 85 में नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है. प्रोग्नोसिस जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर. स्मॉल सेल जो है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है बट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, स्पेशली टू रेडियोथेरेपी. नाउ कमिंग ऑन टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है. सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट की स्मोकिंग की हिस्ट्री है या कोई भी रिस्क फैक्टर है पेशेंट में. दूसरी चीज़ अगर पेशेंट को ये सब सिम्टम्स हैं कि बलगम में खून आ रहा है, पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है और दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम कुछ टेस्ट रन करते हैं. सबसे पहला टेस्ट है कि एक्सरे या सीटी स्कैन करवाया जाता है. एक्सरे या सीटी स्कैन में की मदद से हमें पता चल जाता है कि रसौली किस जगह पे है, हम लोकलाइज कर सकते हैं. देन ट्यूमर स्प्रेड तो नहीं हो रखा है कि फेफड़े के एक ही हिस्से में है, दोनों फेफड़ों में स्प्रेड हो रखा है, गांठें तो नहीं बन रखी हैं, लिवर तक स्प्रेड तो नहीं हो रखा है, वो सारी चीजें हमें सीटी स्कैन से पता चल जाती हैं. देन अगर लीजन जो है वो बहुत बाहर ही पड़ा होता है तो सीटी स्कैन की सहायता से हम वहां से टुकड़ा भी ले सकते हैं. द प्रोसीजर इज कॉल्ड सीटी गाइडेड बायोप्सी. हम लोग अपने हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर करते हैं. देन देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड ब्रोंकोस्कोपी. ब्रोंकोस्कोपी बेसिकली क्या है, ये एक दूरबीन की जांच होती है. एक पतली सी ट्यूब होती है, उसको नाक या मुंह के रास्ते से पेशेंट के एयरवे में डाला जाता है, विंड पाइप में डाला जाता है. कुछ रसौलियाँ ऐसी होती हैं जो फेफड़े में ना होके जो विंड पाइप में होती हैं. ये कुछ इमेजेस हैं जो हमारे हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट्स थे, उनकी फोटोज हैं. कभी कभी रसौली इस तरह से नजर आ सकती है, आपको मांस नजर आ सकता है. किसी किसी में रसौली कई बार विंड पाइप के बाहर होती है जो विंड पाइप को कंप्रेस करती है, और किसी किसी में रसौली जो है वो इस तरह से होती है कि उसको निकालना भी मुश्किल रहता है, वो पूरे दोनों फेफड़ों में स्प्रेड हो रही होती है. तो ये सारी चीजें हमें रियल टाइम विजुअलाइजेशन मिल जाती है जब हम ब्रोंकोस्कोपी यानी दूरबीन की जांच करते हैं. ब्रोंकोस्कोपी का एक एडवांटेज ये भी है कि हम जैसे दूरबीन की जांच करते हैं, रसौली नजर आती है तो हम वहां से टुकड़ा ले सकते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस. और ब्रोंकोस्कोपी के दौरान हम अंदर से बलगम का सैंपल भी लेते हैं, उसको जांच के लिए भेजा जाता है ताकि हम बाकी बीमारियां लाइक टीबी, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको रूल आउट कर सकें. देन देयर इज रोल ऑफ पेट सीटी. पेट सीटी एक पूरी बॉडी का स्कैन होता है जिसमें हम एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं जिसको एक्टिवली बोला जाता है पेशेंट की बॉडी में. उसकी अपटेक के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट के शरीर में कैंसरस है ग्रोथ या नॉन कैंसरस है. दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं कि कैंसर कितना फैला हुआ है. तीसरा इसका ये फायदा होता है कि जब पेशेंट की कीमो, रेडिएशन या कैंसर का इलाज चल रहा है तो कितना रिस्पॉन्स आ रहा है. तो पेट सीटी बहुत ही जरूरी है कैंसर, लंग कैंसर पेशेंट्स में खासकर. बट पेट सीटी का डिसएडवांटेज ये है कि इससे ब्रेन में या किडनी में अगर कैंसर फैला हुआ है तो वो डिटेक्ट करने में ये ज्यादा रिलायबल नहीं है. तो इसलिए लंग कैंसर के पेशेंट्स में हम MRI ब्रेन जरूर करवाते हैं जिसमें हमें कैंसर की रसौलियां अगर ब्रेन तक स्प्रेड हो रखी हैं तो वो नजर आती है.
देन डिपेंडिंग ऑन द स्टेज हम कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताऊं तो लंग कैंसर को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 5 स्टेजेस में कह सकते हैं, 0 to 4 अगर हम करें। 0 स्टेज जो होती है वो बहुत ही कम लोगों में आइडेंटिफाई होती है क्योंकि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है और कैंसर सिर्फ ऊपर की परत में होता है। स्टेज 1 इज कि कैंसर जो है वो लिमिटेड है लंग के एक हिस्से में। देन स्टेज 4 का मतलब होता है कि कैंसर पूरी बॉडी में फैला हुआ है या कैंसर के कारण अगर शरीर में पानी भरा हुआ है, चेस्ट में, पेट में, तो वो स्टेज 4 कैंसर कहा जाता है। देन लंग कैंसर क्योरेबल है या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले पेशेंट की उम्र, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस, पेशेंट का जेंडर क्या है, मेन है, विमेन है, देन पेशेंट को कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई हार्ट की दिक्कत, कोई शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, देन ट्यूमर की टाइप क्या है कि किस तरह का कैंसर है। जैसे हमने पहले देखा था कि लंग कैंसर की 4-5 टाइप्स है। देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप, जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्मॉल सेल कैंसर में अगर हम कीमो एंड रेडिएशन देते हैं तो 35% ऑफ द पेशेंट्स दे शो रिमिशन। नॉन स्मॉल में अगर हम इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करते हैं तो 80% ऑफ द पेशेंट्स में चांसेस होते हैं रिमिशन के। देन डिपेंडिंग अपॉन कि ट्यूमर एक जगह पे सीमित है, फैला हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स कितना आएगा ट्यूमर का। तो ये सारी चीजों का जो क्रक्स है दैट इज कि 5 year सर्वाइवल जो है दैट इज बेटर इफ द ट्यूमर इज डायग्नोज्ड एट एन अर्ली स्टेज इन अ यंग पेशेंट विद नो कोमॉर्बिडिटीज, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई हार्ट की, कोई शुगर की बीमारी नहीं है, एंड गुड परफॉर्मेंस स्टेटस, मतलब पेशेंट अच्छे से खा पी रहा है, चल फिर रहा है, बेड रिडन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में रिस्पॉन्स अच्छा आता है। Then what are the various treatment options available for lung cancer? These include हम सर्जरी कर सकते हैं, अगर कैंसर लिमिटेड है तो हम उसको सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। देन कीमोथेरेपी एक ऑप्शन है, लेकिन कीमोथेरेपी का डिसएडवांटेज ये है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी से बाकी भी जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं जो रेगुलरली मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक हमारे बाल हो गए वो झड़ने लग जाते हैं, हीमोग्लोबिन ड्रॉप करने लग जाता है, अनीमिया के चांसेस होते हैं। उसके बाद टारगेटेड थेरेपी आजकल दी जाती है। टारगेटेड थेरेपी इज कि ऐसी ड्रग्स दिए जाते हैं जो सिर्फ कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स को अटैक नहीं करेंगे। देन देयर इज अनदर ऑप्शन व्हिच इज कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कैंसर सेल्स के अगेंस्ट हम एक्टिवेट करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो कैंसर के अगेंस्ट एक्टिवेट हो। देन आता है द रोल ऑफ इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी। इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है रेस्पिरेटरी या चेस्ट फिजिशियंस के लिए जिसमें हम अलग अलग तरह के इंटरवेंशन या सर्जरीज करके पेशेंट का जो ट्यूमर, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, जो अंदर विजिबल हो, उसको हम ब्रोंकोस्कोपी यानी दूरबीन के रास्ते से निकाल सकते हैं, उसकी डीबल्किंग कर सकते हैं। या पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कैंसर इतना बढ़ गया है कि उसकी हवा की नसें मूवमेंट का इनसे बंद हो चुकी है, तो उसको स्टेंट से या बलून डाल के खोला जा सकता है। ये सारी इंटरवेंशन हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो इनके नाम अलग अलग हैं। देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड क्रायो एक्सट्रैक्शन, जिसमें पेशेंट के ट्यूमर को डीबल्क करने में, मतलब अगर ट्यूमर हमें अंदर विजिबल है तो उसको निकालने में हमारी मदद करता है। देयर आर ऑप्शंस ऑफ बलून डायलिटेशन, स्टेंटिंग, एपीसी। ये प्रोसीजर हमने अपने हॉस्पिटल में किया है एक पेशेंट के। आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट की हवा की नस है वो प्रेशर के कारण बंद हो रखी है। उसके बाद हमने स्टेंट डाला एंड स्टेंट के बाद जो एयरवे है वो पेटेंट हो गया है, वो खुल गया है। देन ये हमने बलून डायलिटेशन करी थी। पहले जो हवा का अपर्चर था, जो विंड पाइप थी, उसका डायमीटर बहुत कम रह गया था कैंसर के कारण। फिर हमने बलून डाल के उस चीज को खोला एंड उसके बाद द पेशेंट गॉट डिस्चार्ज और अल्टीमेटली ये ह्यूमन साइज था कि उसकी हवा की नस जो थी वो खुल गई थी। देन अभी रिसेंटली हमने एक और प्रोसीजर किया है जिसमें पेशेंट का फेफड़ा जो था वो पूरा बंद हो रखा था कैंसर ग्रोथ के कारण, एंड उसमें हमने स्टेंट डाला एंड स्टेंट डालने के बाद जो फेफड़ा था वो खुल गया एंड पेशेंट गॉट डिस्चार्ज इन अ स्टेबल कंडीशन। सो ये जो बेसिकली स्टेंटिंग एंड बलून वाले ऑप्शंस हैं, आप लोगों ने कार्डियोलॉजी में काफी सुने होंगे, बट ये ऑप्शंस पल्मो में भी अवेलेबल है, चेस्ट मेडिसिन में भी अवेलेबल है। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट लंग कैंसर? सबसे पहला तो स्मोकिंग अवॉइड करनी है, सेकेंड हैंड स्मोक अवॉइड करनी है, डाइटरी हैबिट्स अपनी हेल्दी रखनी है,
एंड सॉइल आइडेंटिफाई करनी है कि रेडन का एक्सपोजर कहाँ पे ज़्यादा है। देन स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी गाइडलाइंस आती हैं, सबका क्रक्स ये है कि हर इंसान जो 50 से 80 साल की उम्र का है, जो 20 पैक पर ईयर्स, मतलब कि जो स्मोकर है, जिसने 20 पैकेट सिगरेट के या तो एक ही साल में पी लिए, या फिर जिसने 10 साल के अंदर 20 पैकेट पिए हैं, मतलब अल्टीमेटली किसी भी इंसान ने जिसने 20 पैकेट्स ऑफ सिगरेट कंज्यूम किए हैं, ही इज एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लो डोज सीटी करते हैं, मतलब जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर कम होता है, लेकिन सीटी स्कैन ले लिया जाता है ताकि रसौली आइडेंटिफाई कर सके। So the take home message is 1 in 5 of all the cancer deaths they are attributed to lung cancer. Smoking is the leading risk factor responsible for 80% of cases of lung cancer and responsible for 80% of deaths as well. Screening plays an important role in early detection of lung cancer, and early diagnosis and treatment started at an early stage, we can increase the 5-year survival of cancer patients. So thank you very much. मैडम, जैसे एक पेशेंट आदमी है, उसने 2 सिगरेट रोज पी, हाँ जी, 5-7 साल वो सिगरेट पीता रहा, उसके बाद उसने सिगरेट छोड़ दी, हाँ जी। तो इन द लॉन्ग रन उसको कैंसर होने का चांसेस है? बिल्कुल है सर। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग ही है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, कुछ जीन्स भी ऐसे होते हैं। किसी का आप सुनेंगे कि पेशेंट ने 20 पैक पर ईयर नहीं लिए हैं, 5 या 10 पैक्स पर ईयर लिए हैं, लेकिन उसके जो जीन्स है, उसको फैमिली हिस्ट्री भी है, तो वो फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। नहीं, जैसे 10 साल को कुछ नहीं हुआ, तो इन फ्यूचर आगे 15 साल तक रिस्क रहता है सर। अगर आप स्मोकिंग छोड़ भी देते हैं, उसके बाद भी 15 साल तक लंग कैंसर का रिस्क उतना ही रहता है जितना तब था जब आप स्मोक कर रहे थे। तो इट टेक्स 50। आप इतना स्मोक करेंगे तो आपको कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्मोक करते हैं, आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है, लंग कैंसर का। देयर इज नो स्पेसिफाइड अमाउंट कि आप कहेंगे कि इतनी आप स्मोक करेंगे तभी आपको कैंसर होगा, नहीं, सभी को कैंसर होगा ऐसा नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली स्मोकर्स के और नॉन स्मोकर्स के कंपैरेटिवली रिस्क काफी बढ़ जाता है। आजकल एक डायनामिक शिफ्ट है डेमोग्राफिक्स में। हम पहले कहते थे कि जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं, उनको कैंसर होगा, नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इवन यंगर पॉपुलेशन में भी कैंसर हो रहा है, और जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैसिव स्मोकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फीमेल्स में भी कैंसर ज्यादा हो रहा है, लंग कैंसर। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो मेल काउंटर पार्ट है, जो हस्बैंड है, वो स्मोक करते हैं, फीमेल स्मोक नहीं करती हैं। घर में वेंटिलेशन पुअर है, तो सेकंड पैसिव स्मोकिंग उनको हो रही है। घरों में आज भी देहातों में क्या कहते हैं, चूल्हा इस्तेमाल होता है, लकड़ पे, कोल पे खाना बनता है, तो वो इटसेल्फ कंट्रीब्यूट करता है। फिर कुछ हार्मोन्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन 2-3 डेज पहले एक स्टडी थी जिसने सजेस्ट किया है, आई एम नॉट सेइंग कि उसने प्रूव किया है, सजेस्ट किया है, इवन जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जैसे रेडी टू फूड आइटम्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, दीज आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। तो मेरा सारांश में अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूं तो यही है कि हमें जागरूक होना लंग कैंसर के प्रति बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्य कैंसर के मुकाबले जो लंग कैंसर है उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट केवल 30% है। ठीक है, अगर हम स्टेज 1 पे डिटेक्ट करते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल 90% तक जाता है। अगर एडवांस स्टेज में इट इज हार्डली 10% सर्वाइवल रेट। बाकी कैंसर अगर आप देखें, ब्रेस्ट कैंसर देखें, प्रोस्टेट कैंसर देखें, उनका 5 ईयर सर्वाइवल 90% से ऊपर है। तो लंग कैंसर की मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि डेथ ही कम करती है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इम्पेयर होती है कैंसर करके। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पॉर्टेंट एक चीज है। मेरा एक सजेशन रहेगा, एक पल्मोनोलॉजिस्ट होने के नाते, नॉट अ लंग कैंसर स्पेशलिस्ट, मतलब वी आर अ कैंसर स्पेशलिस्ट बट आई एम नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट। बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट मैं आपसे क्यों जुड़ रहा हूँ कि जो सिम्टम्स हैं लंग कैंसर के, जैसे कि बार बार खांसी आना, जो नॉर्मली खांसी नहीं जाती है ट्रीटमेंट के बावजूद, या किसी के ब्लड आ रहा है। हम नॉर्मली क्लासिकली हम कहते हैं कि अगर किसी को खांसी में खून आ रहा है तो वो कैंसर का हो सकता है, बट आपको जान के हैरानी होगी कि 35% लोगों में ही ब्लड आता है, बाकी लोगों में और सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी हो जाएगी, थकान होगी, सांस चढ़ेगा, ठीक है, वजन कम होगा, भूख कम लगेगी। तो ये सिम्टम्स को देखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अर्ली रेफरल आपको डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है। क्या अल्कोहल से भी चांसेस है इस तरह के? हाँ, अल्कोहल से भी चांसेस होते हैं क्या? जैसे सर
Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.